नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले संवेगात्मक विकास पर चर्चा करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम सभी जो बात करेंगे वह मूल प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ संवेग क्या है, संवेग के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, परिभाषा पर। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मूल प्रवृत्ति और संवेग, जो संवेगों से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम समझने वाले हैं। दोस्त, इसमें हम सभी बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे, वह विलियम मैकडूगल को पढ़ेंगे, जो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में आप जानते हैं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने बताया था। तो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्लियर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। बात करेंगे तो आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप सभी कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, आप सभी संपर्क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत अगर होती है तो। चलिए यहां पर हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास पर। संवेगात्मक विकास वाकई में है क्या, क्या होती है मूल प्रवृत्ति, इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात, ध्यान देंगे, वे जन्मजात प्रवृत्तियां जो उसको कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती हैं, मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। मतलब हमें जो कार्य खुद करने के लिए प्रेरित करती हैं वही क्या है, मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। मतलब वे जन्मजात प्रवृत्तियां देख पा रहे होंगे जो उसको कार्य करने हेतु क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, जैसे भूखे होने पर भोजन की तलाश में होना, और या डर का भाव होने पर भाग जाना, तो भागना। इस तरीके से बात किया जाए, जैसे भूखे होने पर क्या, भोजन की तलाश आप कर रहे हैं, या डर के भाव से होने से क्या हो रहा है, आप डर की भाव होने से आप भाग रहे हैं। इसलिए बात की जाए जो आप एक खुद क्या करती हैं, वे मूल प्रवृत्तियां की बात करें, वे हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां जो हमें खुद बात करें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। बस सीधा सा मतलब है, हम मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो हम सीखते नहीं, वे जन्मजात हमें हमारे भगवान के, ईश्वर के द्वारा वे प्रदत्त होती हैं। इसमें से बात करेंगे परिभाषाएं, क्या कि मूल प्रवृत्ति की एक परिभाषा देखेंगे, वुडवर्थ के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं मूल प्रवृत्तियों से संबंधित, वे कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का बिना सीखा हुआ क्या है, स्वरूप है। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसको बिना सीखा हुआ जो है वही क्या कहलाता है, वही स्वरूप बात किया जाए तो मूल प्रवृत्ति कहलाता है। इसे आप सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है वुडवर्थ की, और यह पूछी गई है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित डिफिनीशन। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, सीखते हुए चले, समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों की सिद्धांत पर। मूल प्रवृत्तियों की सिद्धांत कैसे, किसने दिया, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल, किसने दिया था भैया, विलियम मैकडूगल ने दिया था वर्ष 1908 ईस्वी में। उनकी एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वह पुस्तक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक है। उसी में उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित विस्तृत क्या किया है, वर्णन किया है। अगर आपको मूल प्रवृत्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक है, इसे आप परचेज कीजिए और आप ऑनलाइन परचेज करके पढ़ लीजिए। तो बात किया जाए इसमें 1908 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था। और बात किया जाए उनका मानना था कि मनुष्य तथा जीव जंतुओं के अनेक कार्य तथा व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें वे कभी सीखते नहीं हैं। आप ऐसा भी जानते हैं बहुत से कार्य हमारे हैं और आपके हैं जो हमें कभी हम क्या करते हैं, कभी हम सीखते नहीं हैं। और चाहे जीव हैं चाहे जंतु हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति सीखता नहीं है और चीजों को करने लगता है। जब आप सीखते नहीं उस कार्य को करने लगते हैं तो वही क्या होंगी, सीधी सी मतलब है कि वही हमारी मूल प्रवृत्ति होने वाली है। तो इस सिद्धांत में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, इसको हम समझ लिए हैं। दोस्त, आगे हम चर्चा करते हैं, आगे ध्यान देंगे कर कि संवेग क्या है, संवेग क्या है इसको हम देखते हैं। संवेग की बात किया जाए तो संवेग जो शब्द है वह आंग्ल भाषा में क्या बोला जाता है, इमोशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त, इमोशन। इमोशन 2 शब्दों से बना है, ई प्लस मोशन 2 शब्दों से बना है। और इसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में बात किया जाए तो आप कहेंगे इमोवियर कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, जो इमोशन को इमोवियर शब्द बोला जाता है, इससे आप समझेंगे। और ये आप एग्जामिनर कई बार पूछा है
कि जो इमोशन शब्द है, जो संवेग है, किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा से निकला हुआ है, तो लैटिन भाषा का से निकला हुआ है और इमोवियर शब्द से निकला हुआ है इमोशन। इस बात को कॉन्सेप्ट समझते चले। तो कभी कभी ऐसा एग्जामिनर पूछ लेता है ना, जहां पर आप सोचते हो कि यह चीजें नहीं पूछेगा और वही वाकई में पूछ लेता है, उसे यह लगता है कि बच्चा इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तो इस बात को ध्यान देंगे। करा कि ई का मतलब क्या होता, अंदर से, इमोशन का मतलब गति। बात किया जाए अंदर या आंतरिक भावों को क्या करना, बाहर की ओर गति देना, इट कॉल्ड क्या कहेंगे, इमोशन कहेंगे। मतलब आप कह सकते हैं भैया जो अंदर या आंतरिक भावों को बाहर करने की ओर क्या दे, गति दे, वही क्या है, इमोशन शब्द है, वही इमो मतलब बात किया जाए इमोशन है या संवेग है। आगे लैटिन भाषा में या जो इमोविया शब्द है उसे हम कहेंगे उत्तेजना होना या उत्तेजित होना या उत्तेजित दशा। तो आप कह सकते हैं मतलब इमोवियर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इसे समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और इस पॉइंट को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है दोस्त। ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में दिखाई दे जाते हैं। संवेग की परिभाषाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। डिफिनीशन आप इमोशन पर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है वुडवर्ड की डिफिनीशन। हमें लगता है कि 10 से 15 बार यह रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो संवेग व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है, ऐसा भी पेपर में पूछा जाता है और ऐसा भी लिखा होता है, संवेग व्यक्ति की गति में आने या उत्तेजित होने की क्या है, दशा है। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। मतलब वुडवर्ड की डिफिनीशन यह भी कहता है भैया संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और यह भी कहता है कि कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है संवेग व्यक्ति की गति में आने का उत्तेजित दशा है। तो आपको सीधा सा मतलब है, समझ लेना है कि कहने का सेंस क्या है, और यही एग्जामिनर कई बार पूछा हुआ। रॉस की डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है, यह भी डिफिनीशन कई बार रिपीट हुई है, इसे भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। संवेग एक क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है, और कहता है जिसमें बात करें रागात्मक तत्व क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। आपसे कहे कि रागात्मक तत्व जिसमें प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया वह संवेग की डिफिनीशन है और रॉस की डिफिनीशन है, और एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे समझिए, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। क्रो की डिफिनीशन, और यह भी पूछी गई है, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। मतलब क्रो क्या कहते हैं, संवेग गतिशील आंतरिक क्या है, संयोजन है। और बात किया जाए जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है, जो व्यक्ति के किसके लिए, संतोष के लिए, सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए कार्य करता है। और संवेग एक गतिशील क्या है, आंतरिक समायोजन की प्रक्रिया है। जड़शील की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। जड़शील महोदय कहते हैं किसी प्रकार से आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जड़शील की डिफिनीशन है। मतलब फिर से सुनेंगे भैया, जिस प्रकार किसी प्रकार से आवेश में आने या फिर उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को हम संवेग कहते हैं। तो इस तरीके से डिफिनीशन आपके सामने है। यंग की डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है। जर्सील और यंग की डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्रेबर की डिफिनीशन कह कि भैया यंग के अनुसार कहा जा रहा है कि संवेग एक व्यक्ति में मनोशारीरिक कारणों से उत्पन्न पैदा हुआ उपद्रव है। मतलब उत्पन्न या पैदा हुआ क्या है, एक उपद्रव कहलाता है, यंग महोदय कहते हैं। बात किया जाए ड्रेबर के अनुसार क्या है, ड्रेबर कहते हैं कि संवेग प्रणाली की एक जटिल दशा है। संवेग प्रणाली की एक क्या है, जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। तो समझ गए होंगे डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। संवेग की डिफिनीशन क्या है, संवेग क्या कहता है, और बात किया जाए यह डिफिनीशन रटने वाली चीजें हैं। जब तक आपको याद नहीं रहेगी फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। तो पेपर में इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संवेग के 3 पक्ष माने गए हैं। दोस्त पूछा जाए कि संवेग के कितने पक्ष होते हैं, तो आप कहेंगे 3 पक्ष होते हैं। एक शारीरिक या संज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष, एक क्रियात्मक पक्ष। क्या कहेंगे भैया, एक संज्ञानात्मक या शारीरिक पक्ष, एक भावात्मक, एक क्रियात्मक पक्ष। जैसे बात किया जाए आपके संज्ञान में कोई चीज आया, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे बात किया जाए
कुत्ता आपने देखा, तो कुत्ता देखना एक आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कॉग्निटिव जो है प्रोसेस है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद करें, जैसे कुत्ते को आपने देखा और कुत्ते को देखकर डर गए, तो डरना क्या है, आपके अंदर भाव उत्पन्न हो गया, भाव उत्पन्न हुआ। अब कुत्ते को सबसे पहले आपने देखा, दिमाग में गया, मेंटल प्रोसेस हुआ, इसके बाद आप देखे तो देखने के बाद आपके भीतर भाव उत्पन्न हुआ। अब डरने की जैसे भाव उत्पन्न हुई तो इसके बाद 9 2 11 हो लिए, भाग लिए। तो समझ गए होंगे। आगे बात किया जाए तो 3 पक्ष यह बताया गया है। अब संवेगों की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। संवेग कहता है भैया कि संवेग का समय और मात्रा पहले से निश्चित नहीं होता। सही बात है भाई, संवेग की मात्रा और बात किया समय कैसे निश्चित हो सकता है, कब आपको ज्यादा इमोशंस में, कब गुस्सा ज्यादा आ जाए, कब आपको जो प्यार प्रेम दुलार वाला भावना उत्पन्न हो जाए, स्नेह वाला आपके भाव उत्पन्न हो जाए, कुछ पता है क्या टाइम उसका निश्चित है कि इतने टाइम आपके भीतर प्रेम और जो बात किया जाए गुस्सा का भाव उत्पन्न होगा? नहीं। बात किया जाए, यह भी कहा जा रहा है कि समय ना निश्चित होता है और ना मात्रा निश्चित होता है कि आपके भीतर कितना किलो आपके अंदर जो प्रेम भाव का स्नेह का मात्रा उत्पन्न होगी या गुस्सा का ज्यादा उत्पन्न होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं संवेग का ना समय निश्चित होता है ना मात्रा पहले से निश्चित होती है। संवेग बदलते रहते हैं, और सही बात है भाई, संवेग तो बदलते रहते हैं, आप समझ रहे हैं। संवेग है एक, संवेग बदलते रहते हैं, इसे भी आप जानते हैं। कभी आपके अंदर गुस्सा आ जाएगी, कभी आपके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी, कभी आप स्नेह की, कभी आपका जो वात्सल वाला, तो कभी ना कभी हमेशा से एक जो रस की प्रोसेस है, जो रस वाला आप देखते हैं हिंदी में पढ़ते होंगे, वह कब कैसे कभी उत्पन्न हो जाए कुछ पता लता नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इमोशंस भी क्या होते हैं, जो आपके संवेग हैं, जो इमोशन है वह भी बदलते रहते हैं। संवेग 2 लोगों में बराबर नहीं हो सकते, और सही बात है भाई, संवेग 2 लोगों में कैसे बराबर हो सकते हैं? जिससे आप बात कर रहे हो और जैसे आप हो और कोई सामने आपके बैठा है, आपके अंदर ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सामने वाले के अंदर प्रेम ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को गुस्सा नहीं आ रहा है। तो कभी भी बात किया जाए, कभी भी 2 लोगों की बात की जाए, कभी भी जो संवेग बराबर नहीं होते हैं। समझ रहे हैं, संवेग कभी भी आप कह सकते हैं बराबर नहीं होते हैं, इसे भी आप समझ रहे होंगे। आगे दोस्त बात किया जाए, जो चौथा है, करे कि संवेग कभी कभी अनुपयुक्त व्यक्ति पर भी प्रकट हो जाता है। और सही है, जब आपका संवेग, कभी आप देखे हो जैसे घर में आपका छोटा भाई हो और आप कोई गलती कर जाए और पिताजी आपको 2-4 थप्पड़ बराबर से लगा दें। अब आप गुस्सा क्या करते हो, कभी जहां पर उपयुक्त पिताजी आपको पीटे हैं, लेकिन आप पिताजी के ऊपर तो निकाल नहीं सकते हो। अब छोटा भाई कुछ गलती किया तो ले पीटने शुरू कर दिए, तो अपना गुस्सा भाई के ऊपर। तो कभी कभी कहता है संवेग कभी कभी अनुपयुक्त व्यक्ति पर भी क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। मतलब जो उपयुक्त नहीं है, जिसको होना चाहिए जिसके ऊपर, उसको ना हो करके आप दूसरे के ऊपर कर दे रहे हो। संवेग हावी होने पर शरीर में कुछ परिवर्तन आती हैं, और सही है, संवेग आपके अंदर जब होंगे, संवेग जब हावी होंगे, कोई भी संवेग हो, चाहे गुस्सा वाला हो, चाहे क्रोध वाला हो, चाहे फिर बात किया जाए आपका स्नेह प्रेम वाला दुलार वाला हो, कोई भी होगा, तो आपके शरीर का जो एक बात है, फिजिकल जो चेंजेज हैं उसमें क्या होंगे, जो शारीरिक परिवर्तन में क्या होगा, आपका चेंज देखने को मिलेगा। तो कह रहा कि जैसे बात किया जाए जैसे आंसू बहना, आंख लाल हो जाना, हृदय की धड़कन तेज हो जाना, इस तरीके से अलग अलग चीजें होती रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संवेग हावी होने पर सही गलत का अंतर नहीं पता चलता, पता नहीं चलता है। और सही है कि जब आपके बोला जाता है कि भैया जब आपके भीतर गुस्सा हो या फिर आपके अंदर कोई ज्यादा भावनात्मक, जब आपके भीतर ज्यादा इमोशंस हावी हो जाएं, तो जब इमोशन आपके अंदर हावी हो जाते हैं तो उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वह डिसीजन अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए वह हानिकारक होगा ही होगा, या निश्चित है। चाहे वह आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले, कोई अच्छाई के लिए दे, जब आपके अंदर कोई इमोशन हावी है, संवेग हावी है, तो उस समय आप निर्णय लेने से वो एक काम करें, बचने की कोशिश किया करें। तो कहा जाता है कि जो सही और गलत का कुछ पता ही नहीं चलता है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, और इसमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। और क्या हो जाता है, शक्ति, जो विचार शक्ति है का विलोपन हो जाता है। आपका जो थिंकिंग का जो पावर है, जो थिंकिंग पावर है, जो आपका थॉट की प्रोसेस है, या आपके अंदर नहीं रह जाती कि आपको सोचना, आपका माइंड जो है दूसरी तरीके से सोचने लगता है। तो इमोशन में
अलग तरीके से बहना शुरू हो जाता है। आगे बात किया जाए, 7वां लिखा है पॉइंट में, हर संवेग में एक व्यवहार सम्मिलित होता है। वो सही है, हर संवेग आपके अंदर कोई भी संवेग हावी होगा तो कोई ना कोई व्यवहार करेंगे। अगर मान लीजिए आप गुस्सा होते हैं तो पीटेंगे, या किसी को कुछ अशब्द जैसा बात बोलेंगे, या गुस्से में कुछ आप कहेंगे। और अगर आपके अंदर प्रेम भी होता है तो आप दूसरे तरीके से एक कोई ना कोई इमोशंस, कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे कहने के लिए। तो यही कह रहा है कि भैया एक संवेग, हर संवेग में एक व्यवहार हमेशा से क्या होता है, सम्मिलित होता है। जैसे गुस्से में मारपीट करना या दुखी होने पर आंसू बहना। आगे नेक्स्ट देखेंगे, करक संवेग या तो हमें खुशी प्रदान करते हैं या हमें दुख या पीड़ा प्रदान पहुंचाते हैं। और यह भी जानते हैं आप, जब आपको संवेग दोनों तरीके से दुख और पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं और आपको खुशी भी प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहां बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं संवेग के बारे में। सबसे पहले बात किया जाए जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, और जेबी वाटसन की बात करें तो आप जानते हैं जेबी वाटसन को कि व्यवहारवाद के क्या बोले जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं। व्यवहारवाद के इन्हें जनक माना जाता है। और सबसे पहले इन्होंने ही 20वीं शताब्दी में बताया था जो मनोविज्ञान है वह किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ये तो पहले से आप जानते हैं, या तो आपको जब स्टार्टिंग मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है तो ही तभी आपको बता दिया जाता है मनोविज्ञान का इतिहास में ही। लेकिन अब जेबी वाटसन का एक काम और बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने संवेग के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले उन्होंने बात किया था। जैसे अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पर उन्होंने अध्ययन करके वाटसन ने यह निष्कर्ष निकाला। एक अल्बर्ट नाम का एक छोटा सा बच्चा था, उस पर उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया। उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, कहते हैं भैया शिशु में, वह कहते हैं कि शिशु में तीन टाइप के क्या संवेग पाए जाते हैं। सिर्फ उन्होंने बताया था कि संवेग उनमें बच्चों में सिर्फ 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, क्रोध पाए जाते हैं, भय पाए जाते हैं और स्नेह। ये 3 प्रकार से उन्होंने 3 प्रकार के संवेग बताए सबसे पहले। तो समझ गए होंगे, उन्होंने सबसे पहले 3 प्रकार के संवेग बता देते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले अगर पूछा जाए तो वाटसन ही महोदय बताए हुए थे। आगे बात किया जाए, अब हम बात करेंगे प्रोफेसर ब्रिजेश के अनुसार। प्रोफेसर ब्रिजेश के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। उनके अनुसार बोला गया भैया 10 प्रकार के संवेग होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के संवेग होते हैं। और वह 10 प्रकार के संवेग समय समय पर अपना रोल अदा करना शुरू करते हैं। मतलब बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ महीने बाद कोई संवेग आता है और उसके कुछ महीने बाद दूसरा संवेग। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा डिफाइन किया है, बताया है कि 10 प्रकार के जो संवेग है वह बताया कि भैया वह जब बच्चे का जन्म होगा तो जन्म से लेकर के 2 साल के अंदर टोटल जो 10 संवेग है वह सभी के संवेग आ जाएंगे बच्चे के अंदर। अब हम देखते हैं कौन कौन से उन्होंने संवेग बताए। कहा कि बच्चा, वह उन्होंने बताया कि 3 माह का अगर बच्चा होता है तो 3 प्रकार के, जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो बच्चे में 3 प्रकार के संवेग आते हैं। वह कौन कौन सा? एक आनंद आता है, एक कष्ट आता है, उत्तेजना आता है। मतलब 3 प्रकार के उन्होंने समय। बच्चा अगर 6 महीने का हो गया, 3 तो पहले से है, 3 और आ जाते हैं। कौन कौन आते हैं? क्रोध आते हैं, भय आते हैं और घृणा आते हैं। मतलब उन्होंने बताया। अब उन्होंने बताया कि भैया जब बच्चा 12 माह का मतलब 1 वर्ष का हो जाता है तो 6 तो थे ही, उसके साथ साथ 2 और आ जाते हैं। कौन कौन आते हैं? स्नेह और उल्लास आते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब बच्चा 18 माह का मतलब 1.5 साल का हो जाता है तो एक ईर्ष्या नामक आ जाता है, मतलब 9वां आ जाता है। जब बच्चा 24 माह का हो जाता है तो बच्चे में एक और आता है, वह प्रसन्नता या हर्ष नामक संवेग आ जाता है। समझ गए होंगे। मतलब उन्होंने बताया, टोटल उन्होंने बताने का प्रयास था कि भैया 24 मंथ के अंदर जो बच्चे के अंदर 10 प्रकार के संवेग आ जाते हैं और 10 प्रकार के संवेग आपके सामने हैं। अगर आपको चाहिए इसे नोट करना हो तो आप जरूर नोट करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एग्जामिनर यहां से सारी चीजें पूछता है। आगे दोस्त बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात किया जाए तो ध्यान देंगे, करा कि विलियम मैकडूगल का विभाजन देखते हैं। तो जो प्रोफेसर ब्रिजेश वाला हमने देख लिया, हमने वाटसन वाला भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो विलियम मैकडूगल का, उनका क्या कहने का मतलब था, इसे भी सीख लेते हैं। चलिए, विलियम मैकडूगल जी बात किया है, इनका जो विभाजन था उनमें उन्होंने बताया कि मूल प्रत्यय जन्मजात होती, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था उसमें मैंने आपको बताया मूल प्रत्ययों के बारे में। उनका पहला सबसे पहले 1908 ईस्वी में मूल प्रत्ययों से संबंधित उन्होंने नॉलेज दिया, ज्ञान दिया कि भाई जो कहा कि 14 प्रकार की मूल प्रत्यय होती हैं और 14 प्रकार की जो मूल प्रत्यय हैं हर मूल प्रत्ययों से जुड़े हुए संवेग होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 14 प्रकार की मूल प्रत्यय जब उन्होंने बताया तो उन्होंने बताया कि 14 प्रकार के संवेग भी उसके साथ जुड़े होते हैं। तो मूल प्रत्यय तो जन्मजात के साथ मतलब जन्म के साथ हमको प्रोवाइड होती है, लेकिन जब बच्चा जन्म हो जाता बच्चे का तो जैसे जैसे मूल प्रत्यय आती जाती हैं
उनका क्या होता है, उनका बात करें जैसे जैसे मूल प्रत्ययों का विकास होता जाता है उससे जुड़े हुए जो संवेग है उनका भी विकास होने लगता है। तो यही लिखा गया है कि मूल प्रत्यय क्या है, जन्मजात होते हैं और इसीलिए इनसे जुड़े हुए भी जो संवेग हैं भी जन्मजात होते हैं। मूल प्रत्यय की संख्या 14 होती हैं और उससे जुड़े हुए भी संवेग कितना होंगे, 14 होंगे। इस बात को सीख गए होंगे। अब इधर लिखा है मूल प्रत्यय, इधर लिखा है संवेग। अब दोस्त बात करें, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हमारी बात को सुनेंगे, जैसे आप जानते हैं कि मूल प्रत्यय जन्मजात होती हैं। अब जब मूल प्रत्यय जन्मजात होती हैं तो संवेग भी उसके साथ 14 संवेग आएंगे ही आएंगे। अब जब 14 संवेग आएंगे तो हमें कैसे याद करना है इन मूल प्रत्ययों को। देखिए जब मूल प्रत्यय क्योंकि जन्मजात हैं, जब आपको जब अगर मूल प्रत्यय जब आपके अंदर हावी होंगी, समझ रहे हैं ना, जब आपके अंदर हावी होंगी तो कोई ना कोई एक्टिविटीज आपको कराएंगी, मतलब कोई ना कोई संवेग के थ्रू आपको एक्टिविटीज करने के लिए हावी हो जाएंगी। अब जैसे आपको भूख लगी, भाई भूख तो लगेगी, जैसे आपको भूख लगी, अब जब आपको भूख लगी तो उसके थ्रू कोई ना कोई मूल प्रत्यय उत्पन्न होगा ही होगा। बिना मूल प्रत्यय के उत्पन्न हुए संवेग हावी हो नहीं सकता। अगर मूल प्रत्यय जो होगी भोजना अन्वेषण है, वह कहेगी भैया भोजन चाहिए भोजन चाहिए, और तुरंत जो संवेग हावी हो जाएगा भोजन। तो इसलिए आपको समझना है कि आपके अंदर जब कोई संवेग हावी हो तो इतना ध्यान रखें कि कौन सा मूल प्रत्यय हावी हुआ होगा कि जो हमें इस तरीके से कार्य करने के लिए कह रहा है। तो आप समझे कि जब आपके अंदर भूख लगे, जब आपको खाना भूख लगे तो आप सोचिए भैया कौन सा मूल प्रत्यय हुआ होगा। तो इससे आपको आसानी मिल जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको नजरअंदाज अगर किए आप तो पक्के तौर पर आप एक क्वेश्चन अपना गवा जाएंगे। अगर देखेंगे, अगर जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, जब से यूपी टेट, जब से आपका यह बात किया जाए टीचर जो सीडीपी जहां भी पूछी जा रही है, हर बार चीजें एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर या एग्जामिनर डाल ही देता है जिससे आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर ले। अब ध्यान देंगे, भोजना अन्वेषण की बात करें तो भूख नामक होगा। युत्सा की बात करें तो युत्सा क्या है, मूल प्रत्यय है, उससे जुड़ा हुआ जो क्रोध है, उसका जुड़ा हुआ जो संवेग है क्रोध नामक संवेग होगा। जब आपको क्रोध लगे, कि आप सोचिए भैया जब क्रोध में लगे तो आप क्रोधित ना होइए, गुस्सा मत होइए, आप उस समय सोचिए कि कौन सी मूल प्रत्यय उत्पन्न होगी। रुको 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 रुको, चेक करते हैं कि भैया कौन सी मूल प्रत्यय उत्पन्न होगी, पहले हम देख लेते हैं। तो वह मूल प्रत्यय उत्पन्न होगी युत्सा नामक, समझ गए होंगे। तो युत्सा नामक क्या होगी, मूल प्रत्यय जागृत होगी और क्रोध उसका संवेग हो जाएगा। जिज्ञासा क्या है, एक मूल प्रत्यय है, उससे जुड़ा हुआ संवेग आश्चर्य होगा। जैसे रचनात्मकता है, उससे जुड़ा हुआ संवेग क्या होगा, कृतिमान होगा। संग्रह प्रवृत्ति है, उससे जुड़ा हुआ संवेग स्वामित्व होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगला है मूल प्रत्यय, इधर भी लिखा इधर संवेग लिखा। अब जब पलायनवाद, जब आपके अंदर डर पैदा हो तो आप सोचिए कौन सा मूल प्रत्यय जागृत हुआ होगा, तो पलायनवाद। निवृत्ति क्या है, निवृत्ति जो मूल प्रत्यय है उससे जुड़ा हुआ घृणा संवेग है। सामूहिकता क्या है, वह आपकी मूल प्रत्यय, उससे जुड़ा हुआ संवेग एकाकीपन। हास क्या है, या भैया आपकी मूल प्रत्यय है, उससे जुड़ा हुआ संवेग आमोद होगा। काम वासना क्या है, आपका मूल प्रत्यय है, उससे जुड़ा हुआ कामुकता होगा। आत्मगौरव से जुड़ा हुआ आत्माभिमान होगा। पुत्र कामना से जुड़ा हुआ जो मूल प्रत्यय है वात्सल नामक संवेग होगा। दैन बात करें, जो दैन आपका बात किया जाए वह मूल प्रत्यय है, उससे जुड़ा हुआ करुणा नामक क्या होगा, करुणा नामक संवेग उत्पन्न होगा। शरणागति आपका क्या है, मूल प्रत्यय है, उससे जुड़ा हुआ संवेग हीन भावना होगा। समझ गए ना, 14 प्रकार के क्रमशः लिखा गया है, आपको स्लाइड के तौर पर चीजें सिखाई जा रही हैं। आप सीखते हुए चले, आपके अंदर जब कोई मूल प्रत्यय जागृत होगी तो ही कोई संवेग हावी होगा, अदरवाइज कोई संवेग हावी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना। आगे बात की जाए, नोट में ध्यान देंगे। नोट में मूल प्रत्ययों से जुड़ा हुआ विलियम मैकडूगल ने बताया मूल प्रत्यय 3 पक्ष होते हैं, एक संवेगात्मक, एक भावात्मक, एक क्रियात्मक। ध्यान देंगे, संवेगात्मक की जगह बात की जाए वह होगा संज्ञानात्मक होगा, गलत टाइप हुआ है, क्या होगा, संज्ञानात्मक होगा। क्या होगा, संज्ञानात्मक पक्ष होगा। एक भावात्मक पक्ष होगा। एक बात किया जाए, आप कहेंगे, एक बात करें तो कहेंगे भैया वह आपका क्रियात्मक पक्ष होगा। क्या होगा, यहां पर ध्यान देंगे, वह आपका, वह भैया बात करें संज्ञानात्मक, भावात्मक और साथ ही साथ बात किया जाए वह आपका एक क्रियात्मक होगा। 3 पक्ष होते हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, बुक से संबंधित बात कर लेते हैं। बुक से संबंधित बात करते हैं तो इनकी पुस्तक, विलियम मैकडूगल की पुस्तक की बात करते हैं। विलियम मैकडूगल ने जो 2 पुस्तकें आपके सामने दिख रही हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कहेंगे एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी,
एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो आप देखिए इसमें क्या क्या बातें किया है। इस पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने जो आप जब पढ़ेंगे, जब मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के इतिहास में एक पढ़ते हैं चेतना का विज्ञान, जो विल्हेम वुंड नामक एक मनोवैज्ञानिक ने बताया था, जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने बताया कि चेतना का विज्ञान है। और उसी चेतना शब्द का बात करें, उसी चेतना शब्द का जो विरोध किया था, चेतना शब्द का विरोध किसने किया था, आलोचना किसने किया था, आलोचना किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल जी ने किया था। किसने किया था, विलियम मैकडूगल जी ने किया था। और वही पुस्तक, उसी पुस्तक में यह आलोचना की है। किस पुस्तक में, वो जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसी पुस्तक में बात किया जाए, उन्होंने क्या किया है, आलोचना किया है। ध्यान देंगे, उसी पुस्तक में क्या किया है, उसी पुस्तक में बात करा जाए तो उन्होंने आलोचना किया है। तो समझ गए होंगे उसी पुस्तक में क्या किया है भैया, वह उन्होंने आलोचना किया है। समझ गए होंगे ना। तो आलोचना उन्होंने किस पुस्तक में किया है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। अगर एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी की बात किया जाए तो इन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ बात बताइए, मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो सारी बातें बताई, या मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं, इन सारी चीजों पर इन्होंने इस पुस्तक में लिखी हुई है। समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्त, आगे हम समझेंगे कुछ पॉइंट की सहायता से, ध्यान देंगे। करा कि इनकी इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन आरओ भर्ती से संबंधित है। आप कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं, 2 नंबर दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्त। ध्यान देंगे। अगर आगे हम बात करें संवेगों के सिद्धांत पर, बहुत महत्वपूर्ण है। संवेगों के सिद्धांत आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग महोदय कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार पहले होगा, बाद में क्या होता, अनुभव होता है। मतलब आप पहले क्या करते हैं, पहले कोई ना कोई व्यवहार करते हैं, इसके बाद आपको अनुभव होता है, तब पता चलता है। मतलब संवेग का एक सिद्धांत जो जेम्स लैंग जी बताए कि आप कोई ना कोई, सबसे पहले आप व्यवहार करोगे, बाद में आपको अनुभव होगा। पहले तो आप अपना काम कर गए, जैसे कोई मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा हुआ, आपके अंदर आप गुस्सा हुए, आप कोई ना कोई व्यवहार कर जाएंगे उस गुस्सा में, तो बाद में आपको अनुभव हुआ क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। इसलिए एक सिद्धांत है। आगे कैनवार्ड का सिद्धांत कहता है संवेग की उत्पत्ति उद्दीपक नहीं, मतलब संवेगों की उत्पत्ति उद्दीपक नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक दशा या चेतना स्तर पर निर्भर करती है। मतलब कैनवार्ड जी कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह बात किया जाए उस पर उद्दीपक, बात किया जाए संवेगों की उत्पत्ति उद्दीपक से नहीं होती है कि आपके अंदर जो आप कोई उद्दीपक देखेंगे, कोई स्टिमुलस देखेंगे तो आपके अंदर कोई संवेग उत्पन्न होगा। तो उनका कहने का, कैनवार्ड जी का मतलब था कि संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वह स्टिमुलस या उद्दीपक से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की जो मानसिक दशा है, जो मेंटल जो स्थिति है, वह मानसिक दशा है या चेतना के स्तर पर क्या करेगा, वह निर्भर करता है। जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दें, करेक्ट कि जैसे बात किया जाए, अब समझिए। तो कहीं ने कहा कि भैया कहीं ना कहीं संवेग उद्दीपक पर डिपेंड नहीं करता। इनका कहने का मतलब उद्दीपक पर डिपेंड नहीं करता है, जो आपकी मानसिक दशा है या आपकी चेतना के स्तर पर डिपेंड करता है। जैसे आप समझिए, आपने सांप देखा, आपके सामने कोई सांप आया, और सांप आपके सामने जब आया तो आपके लिए क्या है, एक स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है। जैसे आपने देखा तो तुरंत क्या हो गया, आप भाग लिखने। अब भाई जब आपको तो उद्दीपक पता चल गया, तो इसका मतलब है तो आप भागे हैं। लेकिन वही उद्दीपक अगर छोटे बच्चे के सामने ला दें, छोटा बच्चा हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, 2-4 मंथ का, 6 मंथ का हो, इसके सामने अगर सांप ला कर रख दे, क्या वह भागेगा, वह जाकर पकड़ लेगा। तो इसलिए उनका मतलब था कि उद्दीपक पर डिपेंड नहीं करता है संवेग, उद्दीपक पर स्टिमुलस। क्योंकि आपके लिए सांप, वही सांप आप देखे तो भाग गए, लेकिन वही सांप बच्चा, छोटा बच्चा है तो पकड़ लेगा। उसे क्या पता कि भाई काटेगा, इससे दिक्कतें हैं, उसे कुछ नहीं पता। तो उद्दीपक पर ना डिपेंड होकर के आपके जो मानसिक दशा है, आप, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया जब आप सांप है तो काट लेगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन बच्चे की मानसिक दशा में या चेतना पर यह चीजें नहीं अभी
उसकी चेतना में यह व्यवस्थित नहीं हुआ है कि सांप काट लेगा तो ये चीजें दिक्कतें होंगी। तो इसलिए वह उनका कहने का मतलब था उद्दीपक पर, मतलब उद्दीपक पर डिपेंड नहीं करता है, वह किस पर डिपेंड करता है, व्यक्ति की मानसिक दशा पर या चेतना के स्तर पर। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में लिखा हुआ देखिए, सांप को देखकर जहां व्यक्ति भाग जाता है वहीं बच्चा सांप को पकड़ लेता है, क्योंकि बच्चे की चेतना में सांप का काटना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आगे बात किया जाए सेक्टर सेंगर का सिद्धांत। ध्यान देंगे, सेक्टर सेंगर, सेंगर है, सेक्टर सेंगर है। ध्यान देंगे, उनका सिद्धांत था कि संवेग की उत्पत्ति व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करती है। जैसे उन्होंने कहा, गुस्से में हम उस व्यक्ति को डांट देते हैं जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ रहता है। जैसे कहा कि सेक्टर सेंगर ने कहा भैया, कहा कि जो संवेग की उत्पत्ति है, वह संवेग की जो उत्पत्ति है व्यक्ति के शरीर में मौजूद उत्तेजना पर निर्भर करती है, कि व्यक्ति में कितना, जब उसके शरीर पर जितना उत्तेजना रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति में संवेग कितना हावी होगा। जैसे बात किया, इन्होंने एक रिसर्च किया उन्होंने कि सुबह के टाइम, जब आप देखे होंगे सुबह के टाइम सब जाते हैं जिम करने, जाते हैं कि नहीं, तो सुबह में मॉर्निंग के टाइम जब व्यक्ति जाता है जिम करने, तो जिम करने जाता था, जैसे उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि मॉर्निंग के टाइम व्यक्ति जा रहे थे जिम करने, उन्हीं के सामने कूड़ा फेंक दिया। अब जब कूड़ा फेंक दिया तो व्यक्ति क्या होते थे, बगल से होकर के चले जाते जिम करने। लेकिन वही व्यक्ति जब वह लौट कर आता था तो उसी के सामने जब कूड़ा फेंका जाता था तो फिर से वह गुस्सा हो जाता था। भाई उनके दिमाग में हुआ कि जब हम मॉर्निंग के टाइम फेंकते हैं तो व्यक्ति बगल होकर के चला जाता, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब वह व्यक्ति लौटता है तो क्यों गुस्सा हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, जब संवेग हावी कब होगा, संवेग तभी होगा जब व्यक्ति के शरीर में उत्तेजना रहेगी, क्योंकि जिम करने के बाद जो खून है, जो उत्तेजना है शरीर का, वह क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए व्यक्ति क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और इसका मतलब यही समझाने का कोशिश उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा, गुस्से में हम उस व्यक्ति को डांट देते हैं जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ होता है। तो ऐसा भी है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप उसी व्यक्ति को डांट देते हैं जिससे हमारे कोई लेना देना नहीं होता है। उनका एक प्रयोग था। आगे बात करेंगे संवेग को नियंत्रित करने की विधियां। अब भाई संवेग हमारे अंदर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, चाहे गुस्सा है, चाहे प्रेम दुलार वाला है, चाहे कोई भी हावी हो रहा है, मतलब आप जानते हैं सभी संवेग 14 हैं, क्योंकि जब 14 मूल प्रवृत्तियां उससे जुड़े हुए संवेग भी 14 रहेंगे। अब हर जो संवेग है वह संवेग को आप नियंत्रित कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाना, किसी चीज की अधिकता हो जाना फिर भी दिक्कत है। सही जानते हैं, किसी चीज को अधिक मात्रा में आप ज्यादा दिमाग में रख लें तो फिर दिक्कतें होने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संवेग को नियंत्रित करने की कुछ विधियों पर हम चर्चा करते हैं। एक विरेचन की विधि है। एक विरेचन की विधि किसने दिया, अरस्तु जी ने दिया। कहा कि बनावटी और कृत्रिम तरीके से अपने अंदर मौजूद संवेगों को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान देंगे हम किस तरीके से, जैसे आपने फिल्म कोई देखी, आपके अंदर कोई संवेग ज्यादा है, भाई संवेग ज्यादा है, आपके साथ कोई दुखद घटना घटी है, चलिए मानते हैं, और आपने ऐसा कभी आपके अंदर कोई दुखद या कोई ऐसी घटना हो जो आपको पूरे जीवन के लिए प्रेरित कर जाए, मतलब कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब आपको हमेशा दुख दे, कोई घटना ऐसी आपके साथ घटी हो। अब बाई चांस आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म में गए और उसी तरीके से, जिस तरीके से घटना आपके साथ घटी है उसी तरीके से घटना उस फिल्म में घट रही है, और जैसे उस फिल्म के साथ आपका जो जीवन में जो घटना घटी है उससे जैसे रिलेट होगा तो आपके आंख से क्या होंगे, आंसू आना शुरू हो जाएंगे। तो आप कहता है कि अरस्तु जी कहते हैं कि हम विरेचन का सिद्धांत उन्होंने बताया कि हम दृष्टांत फिल्म देखकर, जैसे दृष्टांत कोई फिल्म है, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, जैसे आपके साथ घटना घटी उसी तरीके से आप कोई फिल्म देख करके अपने अंदर के इमोशन को कम कर सकते हो, घटा सकते हो, इस तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हो। समझ में आया ना। आगे दोस्त बात करते हैं दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड जी दिए हैं। कहा कि किसी संवेग को जड़ से समाप्त कर देना दमन का सिद्धांत कहलाता है। ध्यान देंगे, कभी कभी ऐसा होता है कोई घटना आपके साथ घटी, कोई भी किसी प्रकार की घटना हो, अब आपके साथ जब घट गई तो आप सोचते हो कि भाई साहब, आप सोचो मान लीजिए कोई घटना आपके साथ इस प्रकार से घटती है, कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा क्या है, हेल्थ ज्यादा है, मतलब मजबूत, आपके स्वास्थ्य उसका अच्छा है, आप थोड़ा सा कमजोर, दिमाग थोड़ा कमजोर हो, शरीर से, दिमाग से नहीं शरीर से कमजोर हो, वह व्यक्ति आप कुछ बोले, इधर उधर कुछ शब्द हुआ और आपको पीट दिया,
अब जब पीट दिया तो आप उसको, क्योंकि बलशाली है, आपसे ज्यादा मजबूत है, तो आप जब उसको नहीं पीट पाते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं दुख होता है कि भाई हम भी तो पीट दिए होते, काम हो जाता। तो यही कह रहा है कि किसी संवेग से जड़ से समाप्त कर देना, किसी संवेग को जड़ से समाप्त कर देना दमन का सिद्धांत का मतलब है। जब आपके अंदर गुस्सा रहेगा ना तो आप सोचोगे एक काम करते हैं, जब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपसे मजबूत है, आप एक मारोगे तो आपको 10 मारेगा, तो इससे अच्छा है कि भाई साहब भूल ही जाइए तो अच्छा है। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप चीजों को दबाते रहते हो, दमन करते रहते हो कि उस इच्छा को, उस बात को हम दबाएं, लेकिन फिर भी उछाल मारता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा सिगमंड फ्रायड जी ने कि भैया जब आपके अंदर कोई इस तरीके से घटना घट जाए तो उसे आप दबा लीजिए, दबाइए, दबा करके खत्म कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आगे कह रहा है शोधन का सिद्धांत। शोधन का सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है। कह रहा है किसी खतरनाक संवेग को प्रत्यक्ष प्रकट ना करके परोक्ष प्रकट करना शोधन कहलाता है। अगर किसी काम वासना से परेशान व्यक्ति का चित्कार या मानचित्कार बन जाना, जैसे ध्यान देंगे कोई काम वासना से ग्रसित है, कोई उस तरीके से माइंड से है, अब आप उस व्यक्ति को किसी अगर वह तो जब काम वासना से ग्रसित रहेगा तो एक अच्छा मनुष्य उसे नहीं बोला जाएगा। अब उस मनुष्य को अगर कवि बन जाता है या चित्रकार बन जाता है, मानचित्रकार, तो जो अपने इमोशंस है, जो उसके संवेग है, वह संवेग को किसी दूसरे रूप में प्रत्यक्ष ना प्रकट करके परोक्ष प्रकट कर दे, तो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं शोधन का सिद्धांत, जो सिगमंड फ्रायड ने दिया। समझ में आया होगा। मार्गांतरीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया? फ्रायड ने दिया। कहा कि किसी खतरनाक संवेग को बदलकर रास्ता बदल देना क्या कहलाता है? मार्गांतरीकरण कहलाता है। समझेंगे, ध्यान देंगे क्या होता है मार्गांतरीकरण का। जो मार्गांतरीकरण जो फ्रायड का सिद्धांत है, इसमें कहा कि हम मार्ग को ही बदल देते हैं। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई आपके आसपास ऐसे होंगे लोग जो ज्यादा गुस्सा होते होंगे। अब ज्यादा गुस्सा होते होंगे तो वह समाज के लिए खतरनाक होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि पल भर में गुस्सा होकर पीट पाड़ देते होंगे। तो अगर उस व्यक्ति को हम किसी राजनेता या किसी व्यक्ति के पास ऐसा हो जिसके साथ वह बॉडीगार्ड का काम कर पाए, उसके ले जाए, उसके साथ कर दें, और अगर मान लीजिए कोई घटना घटती है तो एक तरीके से वह क्या करेगा, उनकी सहायता भी करेगा, और एक तरीके से यह भी होगा कि उसके बदले उसे पैसा मिल जाएगा। तो कह रहा कि मार्ग को हम बदल ही देते हैं, मतलब मार्ग को रास्ता बदल दे तो भी वह क्या होगा, वह संवेग को कम करने की विधियां हैं कि कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरीके से संवेग को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरीके से आपको भी अपना संवेग को नियंत्रित करना चाहिए, और मैं भी जानता हूं किस तरीके से अपना संवेग नियंत्रित करना है। तो सभी लोग अपने संवेगों को जितना नियंत्रित करेंगे उतना आपके लिए, जीवन के लिए हेल्पफुल होगा और मददगार होगा। दोस्त, बात करेंगे, हम सभी ने यह देखने का प्रयास किया कि संवेग वाकई में है क्या, संवेगात्मक विकास चैप्टर वाकई में क्या होता है, और उसमें हमने मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ चीजें बात की। उसके साथ साथ कुछ बहुत सारी चीजें जिसमें से संवेगों के सिद्धांत, संवेगों को नियंत्रित करने की विधियों की बात, उसके साथ संवेगों की परिभाषाएं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया दोस्त। अब हम कुछ प्रश्नों की सहायता से यह समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में चीजें कैसे पूछी गई हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता वाकई में कैसे है इस चैप्टर के थ्रू। तो इससे स्पष्ट हो पाएगा कि हम अगर हम पढ़ते हैं संवेग चैप्टर को तो हमें वाकई में किस तरीके से पढ़ना है और मुझे किस तरीके से अपने दिमाग में रखना है, जिससे हमको स्पष्ट, क्योंकि प्रश्न ही आपके पेपर में आएंगे, थ्योरी तो आएगी नहीं, लेकिन थ्योरी को जब आप समझे रहेंगे तो ही प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो गलतियां कर जाएंगे। अब हम प्रश्नों पर बात करते हैं। कुछ प्रश्न की श्रृंखलाएं होंगी प्रश्नों की, जिसकी मदद से हम सभी फिर से एक्सप्लेनेशन करने की सहायता करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी दोस्त, कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। पहले ही मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। अब बताइए इसमें से क्या राइट होगा। जी दोस्त, मैंने आपको बताया है, पहले से मैंने आपको बताया है, ध्यान देंगे कि जो आपसे मैंने क्या बताया है कि शिशु का जो अधिकांश व्यवहार कैसे होता है वह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। राइट ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? क्या मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं? प्रश्न अच्छा है और रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मतलब पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त जी। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? शैशवावस्था में बात किया जाए, जो बच्चों का क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटीज होता है, वह सीधा सा मतलब है मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। समझते हुए चले, सीखते हुए चले, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा दिमाग लगाइएगा मत। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कर पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना या प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रेरणा या कल्पना? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे थर्ड नंबर और बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है जी, बता सकते हैं इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? तो भैया पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना का जो अर्थ प्रदान करना कहलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। राइट ऑप्शन होगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन। मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम क्या करें, संवेदना का अर्थ प्रदान करें, उससे प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और मैंने आपको बताया डिफिनीशन में, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं पेपर में आया हुआ है। अपने ढंग से अपने तरीके से मैं नहीं बता रहा हूं, पेपर में आया है इसलिए मैं रखा हूं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हमेशा से मैं रखता हूं। जहां पर चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां पर चीजें रिपीट हुई हैं, जहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैं बता देता हूं, जिससे आपको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। करेक्ट कि भैया संवेग या जो परिभाषा है किसकी है? पियाजे की है, वुडवर्थ की है, वैलेंटाइन की है, रॉस की? तो राइट ऑप्शन किसका है? वुडवर्थ की है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वहीं पर रॉस कहते हैं, रॉस महोदय कहते हैं संवेग व्यक्ति की मानसिक दशा है, जो रागात्मक तत्व, जिसमें रागात्मक तत्व क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किसके द्वारा कहा जाता है? रॉस के द्वारा। लेकिन रॉस की डिफिनीशन आपसे नहीं पूछी जा रही है, वुडवर्थ की डिफिनीशन है। राइट ऑप्शन भी। करा कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान से होता है, संवेग से होता है, संवेदना से होता है, चिंतन से। तो मूल प्रवृत्ति बात करें मैकडूगल के अनुसार, जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या उन्होंने कितनी बताई? 14 बताई, और सभी 14 जो मूल प्रवृत्ति हैं उनका किससे संबंध होगा? तो उनका संबंध किससे होगा? उनका संबंध भैया संवेग से होगा, और संवेग भी कितने हो जाएंगे? 14 संवेग हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट राइट ऑप्शन क्या? इसमें से बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवन ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने? तो आप जानते हैं विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, और उससे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग हैं। राइट ऑप्शन आपका बी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन की बात करें, आरओ हिंदी के साथ साथ आपके समान अध्ययन की पुस्तक की है। प्री और मेंस के लिए पुस्तक आप परचेज कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। मैं आप बात किया जाए तो मैं अच्छे से बुक को पढ़ा हूं, देखा हूं कि किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। इस पुस्तक को बहुत बेहतरीन है, आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर है। तो इसे आप सभी एक बार ऑनलाइन तो देख नहीं पाएंगे, ऑफलाइन जाकर मार्केट में अगर लेना चाहते हैं तो जरूर एक बार देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर परचेज करें दोस्त। चलेंगे आगे बात किया जाए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक है या संवेगात्मक है, व्यवहारात्मक है या संवेदी है? जी बताएंगे कौन सा इसमें से संवेग का तत्व नहीं है। मैंने संवेग के 3 तत्व आपको बताए हैं। संवेग के कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं जी। इसमें से बताएंगे कौन सा नहीं है जी। आप बताएंगे इसमें से कौन सा नहीं है, क्या इसमें से नहीं है दोस्त? अच्छा प्रश्न है जी। बताएंगे इसमें से कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको संवेग के कितने 3 तत्व बताए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो दैहिक मतलब हो गया आपके शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, लेकिन संवेदी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका डी। आगे बात करेंगे संवेग एक संज्ञान, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है? तो संज्ञान और संवेग की बात करें एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। और यह पेपर में दोस्त पूछा गया, सीटेट के बाद सीटेट 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित है। राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, आगे बात किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, अफेड़ा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन? मैस्लो की बात करें तो नाभिकीय मांग का सिद्धांत दिया, अफेड़ा के नाभिकीय मांग का सिद्धांत दिया है। किसका? नाभिकीय मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
आगे दोस्त बात किया जाए तो मैकडूगल की बात करें तो विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ने दिया है और राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। विलियम जेम्स की बात करें तो यह प्रकारवाद के जनक बोले जाते हैं। क्या? प्रकारवाद के जनक बोले जाते हैं और इनके द्वारा 1890 ईस्वी में क्या पर अमेरिका में द्वितीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई थी। क्या? द्वितीय मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई थी। मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे तो आप सभी आंसर करते चले। नेक्स्ट प्रश्न पर 10 नंबर के लिए संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, इनमें से कोई नहीं। जी बताएंगे संवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है, क्योंकि संवेग क्या होते हैं? संवेग जुड़े होते हैं किससे? संवेग जुड़े होते हैं मूल प्रवृत्तियों से। तो मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति जन्मजात हैं और यही जन्म के साथ आपकी मूल प्रवृत्तियां मिलती हैं और उससे जुड़े हुए संवेगों की उत्पत्ति किससे होगी? मूल प्रवृत्ति से होगी। राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? बी ऑप्शन पूरी तरीके से, ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। मतलब संवेगात्मक जो अनुभव होंगे, मतलब पहले क्या होगा? पहले व्यवहार करेंगे फिर अनुभव प्राप्त होगा। मैंने एक सिद्धांत बताया था, मैंने 3 सिद्धांत बताए हैं आपको। जेम्स लैंग का सिद्धांत, सेक्टर सेंगर का सिद्धांत, कैननबार्ड का सिद्धांत। 3 सिद्धांत मैंने बताए और आपको एक सिद्धांत देखिए एग्जाम में आया है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको आपको समझना है। करें कि भैया जेम्स लैंग का सिद्धांत कहता है या हाइपोथैलेमिक का सिद्धांत कहता है या सक्रियता का सिद्धांत या फ्रीडा का सिद्धांत। तो आप कहते हैं भैया जेम्स लैंग का सिद्धांत कहता है कि पहले क्या होगा? पहले व्यवहार होगा, फिर क्या होगा? बाद में आपका अनुभव होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? का डर है, ध्यान है, उत्तेजना है, स्मृति है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 12 नंबर के लिए दोस्त कमेंट करेंगे क्या इसमें से करेक्ट हो सकता है। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं भैया डर एक क्या है? डर एक संवेग है। डर एक संवेग है और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायनवाद होती है। इसे आप पलायन बोलते हैं, पलायनवाद बोलेंगे, पलायनवाद बोल देंगे या इसे बोल सकते हैं पलायन होती है। पलायन इसे बोल सकते हैं या पलायनवाद बोल सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्रोध व भय हैं, अफेड़ा संवेग है, परिकल्पना है, मूल प्रवृत्ति। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, किस तरीके से रिपीट हुए क्वेश्चन बार बार पूछे गए। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है जी, बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं दोस्त, या जो क्रोध है और भय है या क्या है? आपके संवेग होते हैं। जी आपके संवेग होते हैं। आप बताएंगे जो आपका क्रोध है या इसका जो मूल प्रवृत्ति क्या होता है? क्रोध का मूल प्रवृत्ति क्या होता है? क्रोध बात की जाए, क्रोध और भय का मूल प्रवृत्ति क्या होगा? तो क्रोध का क्या होता है बताएंगे और आप भय का बताएंगे। जी बताएंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कमेंट करेंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा। क्रोध का बताएंगे और आप भय का बताएंगे। क्रोध का क्या होता है? आप जानते हैं क्रोध का क्या होता है? युत्सा होता है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, युत्सा होता है। और भय का क्या होगा? भय का बात किया जाए तो पलायन होगा या पलायनवाद होगा। पलायनवाद आप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर के लिए कह रहा कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा किससे संबंध संवेग कौन सा है? भय है, घृणा है, आश्चर्य है या भूख है। जी बताएंगे जो जिज्ञासा नाम का मूल प्रवृत्ति है उसका क्या होता है? संवेग। उसका संवेग क्या है बताएंगे। जिज्ञासा का जो क्या होता है बताएंगे दोस्त, उसका संवेग क्या होता है। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा भैया मूल प्रवृत्ति है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है और इसका क्या होगा? इसका संवेग क्या होता है? जी बताएंगे इसमें
कौन सा राइट होगा। ये संवेग आपसे पूछ रहा है, संवेग आपसे पूछ रहा है क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो आप जानते हैं इसका संवेग आश्चर्य होगा, राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त अच्छा प्रश्न है, इसमें से आप बता सकते हैं क्या राइट होगा जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक संवेग है जी, आप बताएंगे इसमें से कौन सा एक संवेग है। अच्छा प्रश्न है आपके सामने, आप ध्यान देंगे आपसे संवेग पूछा जा रहा है, तो उद्दीपक ना है ना स्मृति है, आमोद क्या है, एक संवेग है। इसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा, इसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा जी, बताएंगे इसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा, या बताएंगे इसकी मूल प्रवृत्ति की बात करें तो क्या होगा। आमोद का मूल प्रवृत्ति होता है हास होता है, क्या होता है दोस्त, हास होता है, इस बात को ध्यान देंगे। इसका मूल प्रवृत्ति हास होता है और इसका संवेग आमोद होता है, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे तो दोस्त यह प्रश्नों की श्रृंखला, आपके सामने 15 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे दोस्त, 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एग्जामिनर ने आपको प्रश्नों को पूछा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, तो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और इस तरीके से एग्जाम में आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप सभी पढ़ते रहें, जहां भी आपको समझ आना है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करें कि चीजें कैसे आपको कहां पर दिक्कतें हो रही हैं, और बहुत बेहतरीन आपको सिखाया जा रहा है। आपको अगर नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।